बारान रहमत। आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। आज हम तीसरी सहरी की नशिस्त में मौजूद हैं और आज जिस मौजू पर हम बात करेंगे वो है हुस्न अखलाक। कहते हैं अगर इंसान का अखलाक अच्छा हो तो वो बहुत सी परेशानियों से बच जाता है, और चाहे इंसान में बहुत सारी खूबियाँ हों और अगर उसका अखलाक बुरा हो तो उसके सारे किए कराए पे पानी फिर जाता है। आज हम जानेंगे कि हम अपने अखलाक को किस तरह बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहसिन उज़्ज़मा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जो हमारे मेहमान हैं वो अपने अंदर खुद एक तारुफ हैं, मशहूर मारूफ बिजनेसमैन हैं, सोशल वर्कर हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग उन्हें पाकिस्तान का हातम ताई भी कहते हैं। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों को नवाजता है, लेकिन उन लोगों का बड़ी बात होती है जिनको अल्लाह नवाजता है और वो अल्लाह का दिया हुआ माल दूसरों पे खर्च करते हैं। जब मैं आपको तारुफ कराऊंगा तो ज़ाहिर है मेरे अल्फाज जो हैं वो कम हैं, उनका तारुफ उससे बहुत बड़ा है। हमारे साथ मौजूद हैं अली शेखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी नशिस्त में आए और अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू शरिया। और जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आप अपने अंदर खुद अब माशाल्लाह एक इंट्रोडक्शन है और आपको पाकिस्तान का हातम ताई भी कहा जाता है आपकी सकाफत की वजह से। अली भाई, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो आपकी अपनी फाउंडेशन है शमीम शेखानी फाउंडेशन, इसे कितना अरसा हो गया है और आप उसे कितने टाइम से रन कर रहे हैं? शमीम शेखानी फाउंडेशन मेरी वालदा महरूमा के नाम पर है, शमीम शेखानी। ये 2008 से है और 2019 से मैंने इसको टेक ओवर किया था एंड 2021 से फुली वालदा के इंतकाल के बाद तो उसको फिर बहुत ज़्यादा एक्टिव कर दिया। तो फिर चारों तरफ जो है ह्यूस्टन हो या फिर कराची हो या फिर पाकिस्तान का कोई इलाका हो या अमेरिका का कोई इलाका हो, तो उधर शमीम शेखानी फाउंडेशन काम करती हैं। इट्स बीन ईयर्स एंड ईयर्स, बहुत साल। इसमें अमूमन ये होता है कि कोई भी ज़्यादातर फाउंडेशन किसी एक सेक्टर में काम कर रही होती है। कोई हेल्थ के सेक्टर में काम करता है, कोई एजुकेशन के सेक्टर में काम करता है। शमीम शेखानी फाउंडेशन किन सेक्टर्स में काम कर रही है? जैसे कि बेसिक नीड्स जो होती हैं मेरे नज़दीक, एजुकेशन को ऑफ कोर्स सपोर्ट करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेरे नज़दीक ऐसा है कि जो अगर आपके पास खाने को पैसा नहीं है, आपके घर में ग्रॉसरी नहीं है, तो आप एजुकेशन उस टाइम पे कैसे सोच सकते हैं? तो फर्स्ट जो नीड है आपकी भूख है, तो हमारा पूरा फोकस रहता है कि आपका राशन, जो घर की ग्रॉसरीज वगैरह होती हैं, खाना खिलाने के ऊपर, उसके बाद रोज़गार के लिए। तो हम डिफरेंट सेक्टर्स में करते हैं। हमारे 5 या 6 नंबर पे एजुकेशन आता है। तो फर्स्ट हमारा यही होता है कि ग्रॉसरी दी जाए या उनके कोई बिल्स हैं जो बिल्स पे नहीं कर सक रहे हैं, उसके ऊपर काम किया जाए। बेसिक नीड्स जो हैं जो बेसिक इंसान नीड्स के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, पहले वो होती है। अच्छा अली भाई, बहुत सारे लोग आपको जानना चाहते हैं, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद आप पैदा ही अमेरिका में हुए। थोड़ा सा ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि आप पैदा कहाँ पर हुए थे और फिर अमेरिका में कितने अर्से से? पैदा मैं पाकिस्तान में हुआ था, ऑफ कोर्स शहर कराची, मेरा कराची है। मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद में पैदा हुआ था। मेरी अर्ली एजुकेशन यहाँ हुई है नॉर्थ नाज़िमाबाद में, और उसके बाद मैं यूएस चला गया था, मैंने वाज यंग, और फिर बाकी एजुकेशन मेरी अमेरिका में हुई है। लेकिन अगर हिसाब किया जाए इन लास्ट 20-25 ईयर्स में मैं कितनी मरतबा पाकिस्तान आया हूँ, तो उस हिसाब से आधे 10 साल यहाँ ही रहूँगा। अरे वाह। और ये एक बड़ी बात होती है कि ज़ाहिर लोग अमूमन जब भी अल्लाह ताला उनको नवाजता है, बहुत सारे लोग काम करते हैं, लेकिन अपने मुल्क के बारे में, अपने शहर के बारे में सोचना एक बड़ी बात है। अली भाई, आप माशाल्लाह अभी हम अगर पाकिस्तान में कराची में देखते हैं तो बहुत सारे सेक्टर में काम कर रहे हैं। एक आपकी स्कीम है रोज़गार स्कीम, उसके बारे में बताइएगा कि उसका ख्याल कैसे आया और इस वक्त क्या क्या आप उसमें काम कर रहे हैं? रोज़गार स्कीम देखिए, पाकिस्तान के अंदर शमीम शेखानी फाउंडेशन ऑपरेट करती है विद JDC फाउंडेशन। ज़फ़र अब्बास मेरे नज़दीक उनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ा नाम दिया। ज़फ़र अब्बास, तो ज़फ़र अब्बास की रोज़गार स्कीम है JDC की तरफ से, और मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर ज़फ़र अब्बास 10% काम करें तो मैं 0.001% भी नहीं कर रहा हूँ। उनके साथ मिलके मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी ज़रूरियात हैं, हम बात करें इस टाइम के ऊपर रोज़गार स्कीम के ऊपर, हम बाइक्स दे रहे हैं जो डिलीवरी कर सकें, हम फ़ोन्स दे रहे हैं, उसके साथ साथ रिक्शा दिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दिए जा रही है, वो वाली चीज़ों पे काम हो रहा है। उसके साथ साथ आप बात करें कि हम लोगों की और जॉब्स के लिए करना चाह रहे हैं कि फिर IT के ऊपर काम चल रहा है, जो JDC का प्रोजेक्ट है, फिर लैब के ऊपर है। तो इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं कि मैं गिनवा नहीं सकता, अच्छा, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है आपकी JDC की, एक बड़ी अच्छी सोच है कि हम किसी की मदद करने से बेहतर है कि उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दें, उसको खुद मुख्तार कर दें। तो ये जो रोज़गार स्कीम है इस हवाले से भी बहुत अच्छी है कि लोगों को अपना एक रोज़गार मिल जाता है। दोनों तरफ से पैरेलल चलना चाहिए मेरे हिसाब से। उनको जैसे अभी इस टाइम पे मैं सहरी से आ रहा हूँ, बिल्कुल दुनिया की सबसे बड़ी सहरी
एशिया की सबसे बड़ी शहरी, कराची के अंदर नुमाइश के ऊपर हमसे यहाँ 2 मिनट दूर होती है, राइट। बिल्कुल। हजारों लोग आते हैं मेरे नज़दीक। आप पहले लोगों को खाना खिलाओ। बहुत से ऐसे लोग हैं बोलते खाना नहीं खिलाओ, आप यू नो आप उनको सिखाएं कि खाना कमाना कैसे है। मैं कमाना तो सिखा दूं, पर पहले खाना तो खा लें वो। और इसमें देखिए बहुत से लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं, मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि हमारे यहाँ खाना खिलाने को एक बहुत बड़ा सवाब समझा जाता है, और है, ये है हकीकत है। और उसके साथ साथ वो खाना जो आप खाते हैं, बिल्कुल, जो आपके बच्चे खाते हैं, जो आपके पेरेंट्स खाते हैं, तो मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ। जो अमेरिका में इस टाइम पे हमारी जो ह्यूस्टन के अंदर जो फाउंडेशन है, वहाँ पर भी रोज़ाना इफ्तारी बट रही है हज़ारों लोगों को। और एवरीबडी नोज शमीम शेखानी फाउंडेशन की इफ्तार वहाँ पर होती है ह्यूस्टन शहर के अंदर, और हज़ारों बॉक्सेस। अच्छा, वहाँ भी इसी तरह आप लोग अरेंज करते करेक्ट, बिल्कुल। वहाँ पर भी इस टाइम पे मैटर ऑफ फैक्ट अभी स्टार्ट होने वाली होगी वहाँ पर, या ज़बरदस्त। हो चुकी होगी, अभी मुझे अपडेट आ जाएगी। तो वो भरा हुआ शमीम शेखानी फाउंडेशन इफ्तारी जो ह्यूस्टन के अंदर होती है, वहाँ पर थोड़ा हम बिठा के नहीं खिलाते, वहाँ पर गाड़ी आती है, हम बॉक्सेस देते हैं इज्जत से, और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वहाँ पर भी बिठा के खिला सकते हैं, लेकिन वहाँ पर इतनी स्पीड है कि वहाँ पर हम बिठा के नहीं खिला सकते। तो यहाँ पर जैसे हज़ारों लाखों माशाल्लाह लोगों की सैरी हो रही है, इफ्तारी हो रही है, राइट। तो मुझे अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर आने से पहले एक साहब ने मुझसे पूछा कैमरा ऑन करके कि सर एक बात बताएं, आप इतना अच्छा खाना क्यों खिला रहे हैं? अच्छा। और तो मैंने, जो ज़फ़र अब्बास का हमारा एक नेशनल ट्रेंड है कि सेठ खिला रहा है, राइट। तो मैंने कहा सेठ खिला रहा है, तुम्हें क्या तकलीफ है? तो बोला आप सेठ है। मैंने कहा मैं सेठ खिला रहा हूँ, जो मेरे बच्चे खा रहे हैं वही मैं खिला रहा हूँ। तो कहाँ पर लिखा हुआ है कि आप जो आपकी लोअर मिडिल क्लास अवाम है, जिनको आप इफ्तार या सहरी खिला रहे हैं, कि नहीं आप 5 स्टार होटल में जाके खाएं और इन लोगों को दाल चावल खिलाएं? ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे लोगों ने बनाया है कि जी अगर हम गरीब को कपड़ा दे रहे हैं तो सस्ता देंगे, गरीब को कुछ खाना दे रहे हैं तो बचा हुआ देंगे। ये शायद वही माइंडसेट के लोग हैं जो अपने घर में शायद यही काम करते हैं कि जी के जो बचे हुए कपड़े या जो पुराने कपड़े फट गए वो हम गरीब को दे दें, तो ठीक है, हमने बहुत सवाब का काम कर लिया। सर हम उस मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पर गंदी कोई चीज़ को साफ करने के लिए हम बोलते हैं गंदा कपड़ा देना साफ करना है। बिल्कुल, हम उस मुल्क में रहते हैं सर कि गंदी चीज़ें बोले गंदा कपड़ा देना साफ करना है। तो कॉन्सेप्ट नहीं, आप कॉन्सेप्ट की अगर बात करें कि पहली बात है गरीब बोलना नहीं चाहिए मेरे से। लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। गरीब क्यों? क्योंकि खुदा उसका भी है, खुदा आपका भी है। अल्लाह ने तुम्हें भी बनाया, उसे ही बनाया। तो कुछ अल्लाह पाक जब अगर गरीबी देता है तो उसमें भी आजमाइश है, अमीरी में भी आजमाइश है, पकड़ाई दोनों की है। बिल्कुल, बल्कि जिसके पास ज्यादा है उसकी ज्यादा पकड़ाई है, क्योंकि अब आपके पास अगर अल्लाह पाक ने दिया है, और अल्लाह के काम में, अल्लाह के बंदों को देने में खुदारा कभी कमी तो होती नहीं है। बेशक। तो किस चीज की कंजूसी? अच्छा अली भाई, क्योंकि आपकी एज इतनी ज़्यादा नहीं है, आप 38 ईयर्स ओल्ड जैसे कि भी आपने बताया, और माशाल्लाह आप काफ़ी यंग हैं, आप तो लगते हैं उससे भी कम है। तो अली भाई ये ख्याल कैसा है? अमूमन लोगों को ख्याल आता है जब एक एज हो जाती है, उसके बाद ये ख्याल आना शुरू होते हैं, और क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वैसे ही माशाल्लाह बहुत सारी अल्लाह ताला की तरफ से दी गई आसाइशें थी, तो ज़ाहिर है आपने उस तरह शायद, मगर मैं गलत नहीं हूँ, गुर्बत नहीं देखी होगी शायद, थोड़ी देखी है, थोड़ी सी देखी होगी, इस तरह शायद नहीं देखी। तो आपको ये ख्याल कैसे आया कि इस तरह मदद करनी चाहिए लोगों की, और इतनी डेप्थ में जाके आप सोचते हैं? हर इंसान का एक आइडियल होता है, एक आइडियल होता है जिसको वो बिजनेस के अंदर आप देखें या चैरिटी में देखें। तो मेरे लिए मेरी आइडियल मेरी वालदा मरहूमा थी। तो मेरे नज़दीक इस दुनिया में मेरी माँ से बड़ा कोई नाम नहीं। बेशक। तो जहाँ शमीम शेखानी का नाम आ गया मेरे लिए बहुत इज्जत है, और जब मेरी माँ का नाम आ गया तो मैं ऑब्लिगेटेड हूँ कि मैं अपनी माँ के नाम की इज्जत करते हुए वही खाना खिलाऊँ, अपने माँ की इज्जत पे वही कपड़े दूँ, मैं अपनी माँ की इज्जत में जो लोग वहाँ काम करें, वॉलंटियर्स हों, खाना खाने वाले हो या खाना बनाने वाले, सबको एक ही इज्जत दूँ। क्योंकि कुछ भी करने से पहले मेरी माँ का चेहरा मेरे सामने है, शमीम शेखानी, राइट। तो उस चीज़ मेरी माँ ने हमेशा से मुझे सिखाया है कि बेटा, जो कभी भी है ना मजदूर के साथ, मैं एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैं 5 या 6 साल का था, तो हमारे नॉर्थ नवाज़बाद के घर में काम चल रहा था, तो कुछ मजदूर काम कर रहे थे। जब मजदूर काम कर रहे थे तो अम्मी ने खाना लगाया मजदूरों के लिए, तो मैं जाके बैठ गया मजदूरों के साथ। तो मेरी माँ बड़ी खुश हुई, तो कि बेटा हमेशा गरीब अमीर कुछ नहीं होता, ये अल्लाह के सारे बंदे होते हैं। आज से कुछ 2-2.5 साल पुरानी बात होगी। तो अमेरिका में मेरे घर पे काम चल रहा था, तो डाइनिंग टेबल पे खाना लगा, तो उन लोग को बुलाया जो भी वहाँ के अफ्रीकन अमेरिकन है, गोरे, जो सारा काम करते कंस्ट्रक्शन का। तो मेरा बेटा जम करके बैठ गया उन लोगों के साथ। तो उस दिन मुझे समझ आया
कि मेरी माँ या मेरे बाप को उस दिन क्या खुशी हुई होगी जो खुशी मुझे हुई। तो मैंने अपने बेटे से पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग सन, तो उसने बोला डैड आई एम गोना सिट विद देम। तो मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग कि कहीं ना कहीं जो माँ ने सिखाया मुझे उससे मैं 1% पास कर चुका हूँ। तो माँ की हमेशा से कुछ बातें कि किसी को देने से कमी नहीं हो। तो माँ का हमारा बड़ा बहुत बहुत फेमस है, व्हेन वी गिव पीपल व्हाट दे नीड गॉड गिव अस व्हाट यू वांट। लाइक किसी को की ख्वाहिश पूरी करो, किसी की ज़रूरियात पूरी करो, अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी करेगा। और ये एक बहुत बड़ी बात होती है। और फिर ज़ाहिर है अल्लाह ताला ऐसे लोगों को चुनता है, जैसे कि इन्होंने अपनी वालदा का किस्सा बताया। फिर इनकी जो औलाद ने वही जब दोबारा वही काम किया, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं और ये एक बड़ी बड़ी ब्लेसिंग होती है अल्लाह ताला की तरफ से। अच्छा, जिस तरह आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ये आप इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप नहीं समझते कि अगर आप जैसे कुछ और लोग मिल जाएं तो पाकिस्तान के बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं? मसाइल हल करने वाला मेरा खुदा, बेशक आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। और ऐसे अल्लाह बहुत बंदे चुनता है। हाँ, और ऐसे बहुत से ऐसे लोग ऑलरेडी हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं खाली अकेला हूँ या फिर 1000 या 10,000 है, नहीं, ऐसे लोग हैं जो काम करें डिफरेंट सेक्टर में। कहीं दिखाई देता है, कहीं नहीं दिखाई देता है। अब इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम जब छोटे थे तो हमारे एक अंकल ने कहा कि जब तुम नेकी करो तो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता नहीं करे। पर उसके साथ साथ ये बात भी है कि जब तुम नेकी करते हो कोई तुम्हें दे के डबल नेकी भी करता है। बिल्कुल। तो इट गोज इसका हर इस बारे में तो ये है कि अगर कोई नेक काम कर रहा हो तो उसका चर्चा करो। जाहिर है आपको देखकर अगर कोई दूसरा कर रहा है तो इसका सवाब आपको भी मिल रहा है। और ये चीज़ बिल्कुल होती है जी कि जब भी कोई नेक काम करे, हमारे यहाँ इस चीज़ को एक गलत पोर्ट्रे करा जाता है कि जी शायद अपनी शोहरत के लिए बंदा कर रहा है। देखिए, जिसके पास अगर पैसा होता है तो उसको अपनी शोहरत के लिए और बहुत से तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं अपने आप को मशहूर करने के लिए। और मशहूर करने की ज़रूरत भी नहीं होती जिसके पास पैसा होता है। लेकिन अगर कोई नेक काम कर रहा है तो आप उसको अप्रिशिएट करें और कोशिश करें कि आप अपनी सतह पर जितनी आपकी हैसियत है उस लिहाज से आप भी उस काम को जारी करें। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जैनब के साथ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं जैनब आप? आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। जनाब क्या पका रही हैं आज? बन रही है मखनी, दाल मखनी। दाल मखनी, ठीक है। दाल मखनी तो हमने बहुत खाई है। आप किस तरह से बनाती हैं और क्या तरीक़ेकार है? बस ये मैंने दाल चढ़ा दी है, पहले मैंने इसको बॉईल किया और इसके अंदर बेसिक सारे इंग्रेडिएंट्स, नमक, मिर्च, हल्दी, कसूरी मेथी सब डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। और इसके बाद हम इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा डालडा कुकिंग ऑयल में जो है वो तड़का लगाएंगे, जिससे इसका टेस्ट डालडा कुकिंग ऑयल से और ज़्यादा जो है निकल के आएगा। सो जहाँ बरकतें वहाँ डालडा। और डालडा का मैसेज है कि जी डालडा की क्वालिटी, क्वांटिटी हमेशा बरकरार रहती है और ना बदला ज़माना, ना बदला डालडा। और जहाँ मामता वहाँ डालडा। बिल्कुल जी, जहाँ मामता वहाँ डालडा और उसके बाद तड़का लगेगा। और ये मक्खन भी आपने रखा हुआ है? जी हाँ, और असल जो है वो टेस्ट जो है वो डालडा से आएगा। ठीक है। तो इससे और 4 चांद जो है वो डालडा से लग जाएंगे हमारी दाल मखनी में। ठीक है जी, दाल मखनी अभी हम खाएंगे और फिर आपको बताएंगे कि किस तरह की इन्होंने दाल मखनी बनाई है। बड़ी ज़बरदस्त ये वैसे जो है दाल मखनी यहाँ पर बनाती हैं। अच्छा जी, हमारे जो मेहमान हैं, ज़ाहिर है क्योंकि उनके पास टाइम की कमी होती है, लेकिन बहुत सारे सवालात हमारे पास आ रहे होते हैं। अभी हम ब्रेक पे थे तो मैंने देखा कि अमेरिका में जिस तरह इनके जो NGO है वो जिस तरह इफ्तारी कराती है वो बहुत ही अच्छे और ऑर्गेनाइज तरीके से कराती है। लेकिन अली भाई, एक सवाल यहाँ ये आता है कि चले पाकिस्तान में तो समझ आता है कि भाई लोग ये कहते हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं, ज़ाहिर है हालात बहुत ख़राब हैं। अमेरिका में क्या ज़रूरत पड़ रही है? बड़ा सैडली कहूँगा इस बात को कि लोगों को लगता है कि अमेरिका जाने के बाद बंदा अमीर हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हमारी बहुत बड़ी देसी कम्युनिटी है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, उसके साथ साथ हमारे इजिप्ट से, ईमान से, बहुत सारी जगहों से लोग हैं, मुसलमान हैं और गैर मुसलमान लोग भी हैं। तो वहाँ पर एक अगर आप नॉर्मल एवरेज की बात करें कि जो खाने का बॉक्स होता है जो स्पेशली रमज़ान के अंदर, वो $15 से $12 to $15 का होता है। एक फैमिली में 4 लोग होते हैं, $60 का हो जाता है। अब एक बंदा कमा रहा है 3,000, जो $3,000 में से उसको रेंट भी पे करना है, उसको इलेक्ट्रिक भी पे करनी है, उसको इंश्योरेंस भी पे करनी है, स्कूल का भी देखना है, गैस भी डालनी है और इलेक्ट्रिक, बिजली सब काम करना है। अगर उसकी फैमिली के 4 लोग हैं, $60 अगर एक दिन का बचा लेता है तो महीने के $1,800 हो जाते हैं। अगर वो $1,800 शमीम शेखानी फाउंडेशन की वजह से कहीं बाहर इफ्तारी नहीं करता है और अगर $1,800 का अगर हम इफ्तारी प्रोवाइड कर देते हैं तो मेरे नज़दीक बहुत प्यारी बात है। क्योंकि गुर्बत वहाँ पर भी है, पर वो कहते हैं कि दिखाई नहीं देती है क्योंकि मीडिया इतना उछालता नहीं है।
लेकिन गुर्बत वहाँ पर भी बहुत है। वही वाली बात है कि दूर के ढोल सुहाने लोग जो बेचारे अमेरिका में जाते हैं रहते हैं, लोग ये समझते हैं कि इनके पास तो करोड़ों रुपया है, लेकिन जो अभी ज़ाहिर है आपने रियलिटी बताई वो बिल्कुल ही एक अलग है। अच्छा अली भाई, माशाल्लाह आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें एक बड़ा ओहदा भी मिला है अमेरिका में, और आप काफ़ी बाहरी अक्सरियत से जीते भी हैं। ज़रा सा उसके बारे में बताएं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब की पार्टी से आपका ताल्लुक है, उसके बारे में ज़रा बताएं। रिपब्लिकन पार्टी में बहुत सालों से इन्वॉल्व हूँ। वहाँ पर एक कांस्टेबल एक पोजीशन होती है, इलेक्टेड ऑफिशियल। यहाँ के कांस्टेबल नहीं, एक कांस्टेबल एक हाउस से अगर आप स्टेट का आईजी से ऊपर लगा लें, उस तरीके से होता है, राइट, जो स्टेट का होता है या काउंटी का होता है। तो फोर्ट बेंड काउंटी जहाँ पर हमारे बहुत पाकिस्तानी कम्युनिटी रहती है, ऑलमोस्ट इंडियन पाकिस्तानी लाइक 40 to 50,000 लोग रहते हैं उस काउंटी के अंदर। तो वहाँ पर एक 7 शहरों की एक हिस्सा कटा हुआ है, कॉल्ड प्रेसिडेंट 3, राइट। तो मैंने रिपब्लिकन पार्टी से वहाँ पर इलेक्शन लड़ा पहले 2 पार्टी है, डेमोक्रेट पार्टी है एंड रिपब्लिकन पार्टी। सो रिपब्लिकन पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ, फिर डेमोक्रेट पार्टी के अंदर इलेक्शन हुआ, तो जो जीतेगा वो फाइनल में जाएगा जनरल में, राइट। तो मैंने जब 2022 में अनाउंस किया था, और 2024 मार्च में इलेक्शन थे, मार्च आई बिलीव 3rd, और मार्च 3rd को मैं 83% से पहला पाकिस्तानी रिपब्लिकन पार्टी से इलेक्ट होकर जनरल इलेक्शन में गया था। फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन बोर्न, राइट, अमेरिकन पाकिस्तानी बोर्न। फिर जब नवंबर में इलेक्शन हुआ तो अल्लाह पाक को इज्जत देनी थी, और 53% से मैंने डेमोक्रेट के जो इनकम्बेंट थे, जो उस सीट पर ऑलरेडी बैठे हुए थे पिछले 4 साल से, उनको इलेक्शन हरा के 1 मार्च 2025 को मैंने ओथ ली, और ये कुर्सी 4 साल की है। और ये अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा नाम दिया कि एक इलेक्टेड ऑफिशियल होना, मेरा जैसा बंदा जो पाकिस्तान में बोर्न हुआ है, और ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है। बहुत, मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है, मेरे पेरेंट्स के लिए, ऑफ कोर्स पाकिस्तानी के लिए, क्योंकि हमें वहाँ पर भी ये नहीं दिखाना है कि हम सिर्फ बिजनेस में आगे हैं या फिर हम पॉपुलेशन में आगे बढ़ रहे हैं, हम पॉलिटिक्स के लिए क्या कर रहे हैं, राइट। तो क्योंकि किसी भी मुल्क के अंदर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो, आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हो। तो पॉलिटिकली जब इन्वॉल्व हुआ तो अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह 2028 तक मैं इलेक्टेड ऑफिशियल हूँ। अब लेट्स सी 2026 में मैं किस इलेक्शन के लिए लड़ता हूँ, और 27 में सो अनाउंस करेंगे होपफुली, इंशाल्लाह, इफ एवरीथिंग गोज गुड, आई विल बी द फर्स्ट पाकिस्तानी अमेरिकन सेनेटर, इंशाल्लाह। वैसे डोनाल्ड ट्रम्प साहब को आप कैसे देखते हैं, मतलब सियासत के हवाले से अगर हम बात करें, ज़ाहिर उनसे कभी हमारा तो ताल्लुक़ पड़ना नहीं है, उनको कैसे देखते हैं? मेरे लिए बड़ा एजाज़ था कि जब मैं 20 जनवरी को वाशिंगटन DC में जब डोनाल्ड जे ट्रम्प की ओथ सेरेमनी थी, तो मैं वहाँ मौजूद था, और वहाँ पर 2 या 3 टोटल लाखों लोगों में पाकिस्तानी थे। उसमें से अल्लाह ने मुझे भी एजाज़ दिया कि मैं वहाँ जाके देख सकूँ कि जब हमारे प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रम्प ने ओथ ली एज अ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, मेरे नज़दीक, और मैं बड़ा ओपनली बोलता हूँ और मुझे किसी का डर भी नहीं है इस बात का, आई एम वेरी अपफ्रंट, मेरे नज़दीक अमेरिका की हिस्ट्री में इब्राहिम लिंकन के बाद अगर कोई प्रेसिडेंट आया है जो बेहतर है, वो डोनाल्ड जे ट्रम्प है। 2017 से लेकर 2020 तक जो 4 साल की गवर्नमेंट थी, अमेरिका की हिस्ट्री की बेस्ट गवर्नमेंट थी। 2021 से 2024 में वर्स्ट गवर्नमेंट थी डेमोक्रेट की। 2025 20 जनवरी से काम शुरू हो चुका है, इकोनॉमी बेहतर होगी, और मेरे नज़दीक डोनाल्ड जे ट्रम्प से बेटर प्रेसिडेंट ना कभी आया था और ना कभी आएगा। और हम ये दुआ करेंगे कि जब, जैसे कि अली भाई ने कहा कि ये जल्दी से सेनेटर भी लगें, और बहुत सारी ज़ाहिर दुआएं होती हैं कि जब हमारे अपने मुल्क का बंदा, और ख़ास तौर पर उन्होंने बताया कि नाज़िमाबाद में ही पैदा हुए थे, तो और ज़्यादा एक अटैचमेंट सी हो जाती है और बड़ी खुशी होती है ये तमाम चीज़ें देख के। अली भाई, जहाँ पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, जैसे कि आप लोग फलाई काम कर रहे हैं, JDC काम कर रहा है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा तबका है जिसे टांग खींचने का बड़ा शौक होता है। वो चाहता है कि जी कोई अच्छा काम कर रहा है, चाहे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, कभी उसने ज़िंदगी में एक रोड से पत्थर नहीं उठाया होगा, लेकिन वो बुराइयां कर रहा होता है। ऐसी चीज़ें जब सामने आती हैं, ज़ाहिर आपको क्योंकि ज़रूरत नहीं है, मैंने शुरू में भी कहा कि आपका कोई लालच नहीं है, आप तो सर्व कर रहे हैं, आपको ना पैसा कमाना है इससे, ना कोई और चीज़ है, अल्लाह ताला ने शोहरत आपको वैसी दी हुई है, तो कैसा फील होता है? मुझे मोटिवेट करते हैं, ओके, क्योंकि मेरे नज़दीक ऐसा है कि जब 4 लोग आपको काम करने से मना करें तो वो करना चाहिए। आप उसको ज़िद कहें या फिर आप उसको मोटिवेशनल कहें, मेरे नज़दीक मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है, क्योंकि आप कभी भी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आप दूसरा ना सोचें। तो आप देखिए प्रॉज एंड कॉन्स, जब जो लोग तनकीद करते हैं,
तनकीद कौन करता है? आप हमेशा से ये बात नोट करें, जो लोग को अल्लाह पाक ने मुकाम दिया वो कभी तनकीद नहीं करते हैं, बिल्कुल। और जो लोग ये तनकीद करते हैं वो खुद अपने मुकाम से भागते हैं। वो इसलिए क्योंकि तुम खुदा के फैसलों में बीच में आओगे, खुदा तुम्हें जिल्लत देगा। बेशक। ये मेरा नहीं है, ये ऊपर से जो अल्लाह, जो दुनिया के निज़ाम है। तो अल्लाह पाक, जब आप, छोटी सी बात है कि जब कोई आपसे जेलस होता है तो आप उस बंदे से जेलस नहीं हो रहे हैं, आप खुदा तबारक तआला के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं कि अल्लाह तूने उसे इज्जत दी है पर तूने गलत किया है। जब तुम कहते हो खुदा ने गलत किया है तो मैं तुम्हारे साथ गलत होता है। अच्छा, ये एक बात नहीं सोचते लोग अमूमन कि अगर अल्लाह ताला किसी को इज्जत दे रहा है तो वो अल्लाह ताला का फैसला है, और हम इस तरह क्यों नहीं सोचते कि भाई जो मुकाम इसका है अल्लाह ताला हमें भी दे सकता है, अल्लाह ताला के ख़जाने में कौन सी कमी है कि नहीं बस एक को दे दिया अब नहीं है। तो भाई इस तरह अगर अपनी सोच लाएं तो बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं। अली भाई, क्योंकि अब ज़ाहिर है आपका पाकिस्तान से एक ताल्लुक़ ही है, पुराना ही है, और आप इतने टाइम से आ भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं इस वक्त किन चीज़ों पे गवर्नमेंट को भी सीरियस होकर सोचना चाहिए? आप लोग जो काम कर रहे हैं, नो डाउट जितना हो सक रहा है आप लोग कर रहे हैं, लोगों की मदद भी कर रहे हैं, बट आपने क्या ऑब्ज़र्व किया कि ये सेक्टर्स जो हैं इन्हें ठीक होना चाहिए? मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट के ऊपर मैं ज़रा भी तनकीद नहीं करूँगा क्या गलत है क्या सही है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ गवर्नमेंट से पहले हमारी अवाम को सुधरना बेहतर है। जस्ट एन एग्जांपल, ये जो आज शो चल रहा है, डंपर के ऊपर मार के चले जा रहे हैं, एक 5000 के फ़ोन के लिए गोली मार देते हैं। अभी वो सालिम का जो केस हुआ है, जो बच्चे के साथ गलत हुआ, पहले हम सुधर जाएं, पहले हम सुधरें, उसके बाद हम कहेंगे कि हम गवर्नमेंट इसे क्या कह सकते हैं। हमारा अवाम का अवाम, लाइक मैं गलत नहीं कह रहा किसी को भी, एक मखसूस कम्युनिटी माफियाज हैं। हमें लैब बनाई हमने यहाँ पर 47 लाख टेस्ट फ्री करें तो बोला लैब गलत है। शिकानी फ्री कैंसर हॉस्पिटल बनाने की बात करें तो हम गलत हैं। ओल्ड एज होम खोले तो हम गलत हैं। हम जेडीसी में बाहर खाना खिलाए शहरी के अंदर 40 साल लोगों तो हम गलत हैं। इफ्तारी करने कराए तो हम गलत हैं। तो फिर सही कौन है? फिर उनके नज़दीक सही वो होते होंगे जो मोबाइल छीनते हुए गोली मार देते हैं, उनके नज़दीक सही वो होते होंगे जो घरों में डकैतियां डाल देते हैं। अल्लाह ना करे कि कभी आपके ऊपर ये हादसा, क्योंकि जो सुन रहा है, हम जो भी लोग ये करते हैं या फिर सोचते अल्लाह ना करे उन पे हादसा हो, क्योंकि जिसके घर मौत होती है ना तो उसी को पता होता है। जब आपके पास कफन के पैसे नहीं हो ना तो जब आपको पता चलता है, जब आपके पास हॉस्पिटल के अंदर लाश को, जो आपकी बॉडी है आपके, उनको देने के पैसे ना हो, जब आपको पता चलता है। तो ये लोग ये नहीं सोचते हैं, क्योंकि मौत हर घर में आएगी, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसे मरना जरूरी है। तो कोई भी ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, मौत हर घर में आती है। लोग ये नहीं सोचते। एक सारे बच्चा 5 साल का, तो हैवानों ने क्या कर दिया, लाइक एक बच्चे को मार दिया, तो क्या मौत किसी और के घर पे नहीं होगी? अल्लाह ना करे अजियत देखनी पड़े। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोगों पे मजाक नहीं उड़ा सकते। हम उन लोगों की, अब एक मिसाल है, जो जेडीसी की हमारी फ्री लैब है, राइट, वहाँ पर 20,000 25,000 के जो टेस्ट बाहर होते हैं फ्री होते हैं। किसी के लिए 25,000 25 करोड़ के बराबर है इस टाइम के ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। किसी के लिए 2500 भी बहुत बड़ी अमाउंट है। अब एक बंदे कमा रहा 25,000 रुपए है महीने का, खुदा रहा वो अपनी माँ का टेस्ट कैसे करवाएगा 40,000 रुपए में? मुझे कोई मैथ तो समझा दो। तो फ्री लैब खोली तो गलत है। तो हम लोगों को पहले सुधरना पड़ेगा, उसके बाद हम गवर्नमेंट से बोलेंगे। गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि हमारी जो सरहद है इस टाइम पे हमारे फौजियों ने संभाली हुई है, इसलिए हम सेफ हैं। गवर्नमेंट ने काम तो करी है ना, डिपार्टमेंट्स बनाए हुए। देखिए हर जगह अवल से की गलतियां होती हैं, बुरे लोग भी होते हैं। पहले हम रिश्वत देते हैं, बोलते सामने वाला रिश्वत लेता है। जैसे छोटी सी मिसाल है, अभी कुछ काम करवाना तो किसी ने मुझे बोला कि यार मुझे रिश्वत देनी पड़ेगी। तो मेरे भाई जब वो ले रहा है तो तुम दे रहे हो। एग्जैक्टली, तुम देने वाला देने वाला दोनों जहन्नुमी है, दोनों जहन्नुमी। तो तुम आपका माइंडसेट ये कि मुझे काम करवाना है, मैं 500 रुपये ऊपर दे दूंगा, काम फौरन हो जाएगा। अच्छा, और अली भाई जो आपने बात कही ना कि लोग इस तरह की चीज़ें कहते हैं, लेकिन ये वो वाली बात है कि वो एक मखसूस माफिया है। बिल्कुल। देखिए जो आप लोग काम कर रहे हैं वो दिख रहा है, और जाहिर है जो दिल में लोग समझते हैं वो सब जानते हैं। जाहिर है जो वहाँ से मुस्तफ़ीद हो रहा है उसको पता है कि मेरा कितना बड़ा फ़ायदा हुआ है। अब एक बंदा बैठ के सोशल मीडिया, क्योंकि हमारे अनफॉर्चुनेटली कोई चीज़ फ़ायदे के लिए आती है उसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो लोगों ने उसका नुकसान उठाया। वहीं मैंने ये भी देखा था, एक मैंने वीडियो ज़फ़र की देखी थी कि लोग ये भी काम करने लगते हैं आके कि ऐसे ही बगैर डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आ जाएंगे, जी हमारे ये टेस्ट कर दो विद नो रीजंस। जाहिर है एक लैब है, उसमें एक सिस्टम है, लेकिन आ जाएंगे कि जी हमारे लैब वो टेस्ट कर दो, नहीं करेंगे, वीडियो बनाने लगेंगे जी कि हम यहाँ आए थे, हमारे साथ नहीं हुआ। तो लोगों ने भी सोशल मीडिया का कुछ गलत इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिया। बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अब एक छोटी सी मिसाल है,
2 इयर्स पहले जो शुतुरमुर्ग का हुआ था, ये ऑस्ट्रिच का, राइट, कि भाई शुतुरमुर्ग क्यों खिला रहे, जब तब देखा गया, जब उसको पूरा देखा गया तो उसके पीछे माफिया कौन थी? उसके पीछे माफिया ये नहीं थी कि शुतुरमुर्ग क्यों खिला रहे, उसके पीछे माफिया थी कि लैब क्यों बनाई है। क्योंकि उससे बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है ना। नुकसान हो रहा है क्योंकि ये करोड़ों खरबों अरबों रुपए की मार्केट है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी माफिया है, बहुत बड़ी माफिया है। अल्लाह पाक मेरे भाई जफर अब्बास को लंबी जिंदगी दे और मैं उन्हें दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे, क्योंकि ये तो हर जगह चले गए कि भाई मैं पैसा नहीं बनाने दूंगा, भाई मुझे तो गरीबों आवाम का ख्याल रखना है। तो अब ये है माफिया, उससे आपको लड़ना है और आप इससे कुछ कर भी नहीं सकते हो। आज के टाइम पे हर एक बंदे के पास फोन है, आप बात करने से पहले तो कभी भी आपके मुंह पे कैमरा, कितनी मरतबा मेरे साथ हुआ है लास्ट 3 डेज के अंदर कि मेरे मुंह पे कैमरा रख के कोई सवाल कर लिया, ना मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपको पहचानता हूँ, ना आपने मेरी इजाजत ली, तो मैं उन लोगों को इग्नोर करता हूँ। वो कोई भी ऐसा सवाल कर लेंगे कि आप बोलेंगे यार क्या मजाक है, मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। तो सोशल मीडिया गलत भी फायदा उठाया जा रहा है और ऐसा भी नहीं है, सही भी लोग काम कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई भी चीज़ होती है उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़ें सामने होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ ऐसे अनासर हैं जो इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो करते हैं, लेकिन फ़ायदा कोई नहीं है। और क्योंकि अली भाई के पास टाइम बहुत कम है, हमने इनसे 1 घंटे का टाइम यहाँ पे लिया था। और अली भाई से एक बात भी करना चाहूँगा, अली भाई जब आप आ रहे थे तो कल मैंने बताया कुछ लोगों को, तो लड़के यहाँ तक मजाक कर रहे थे कि हम जी अली भाई के सामने जाएंगे और मोबाइल गिरा देंगे, बोलेंगे हमारी स्क्रीन टूटी हुई है। तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेरे भाई का इस वक्त में अगर आप टॉप ट्रेंडिंग में देखें तो अली शेखान ही चल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड पे। तो ये एक बड़ा अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है। और अली भाई बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अल्लाह ताला आपको और इस तरह दे और आप इसी तरह काम करते रहें। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप देखने वालों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और तो आपके नेबर मेक श्योर करें कि वो सहरी बगैर नहीं सोए। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो मेक श्योर करें कि आपके नेबर या आपकी फैमिली एक अच्छी इफ्तारी करें। बाकी सिर्फ दुआएं। थैंक यू। बिल्कुल जी। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ इस नशिस्त में मौजूद हैं, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके इन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आप यकीन माने जब ये हमारी नशिस्त में आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है और ये इनका प्यार है कि ये अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हनीफ राजा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हनीफ भाई, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकालते हैं और आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। सर सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान की मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और शुक्रिया की कोई बात ही नहीं है। शहरी आप तो छोटे भाई भी हैं, पाकिस्तान के एक बेहतरीन होस्ट भी हैं, और आपका शो मुसलसल फॉलो करता हूं मैं। टारगेट बड़ा खूबसूरत शो है और ये ट्रांसमिशन भी मैं देख रहा हूं, और अभी जो फर्स्ट हाफ आपका चल रहा था वो मैं देख रहा था अभी मेकअप रूम में बैठा, और बहुत अच्छा था माशाल्लाह और ज़बरदस्त। अच्छा, और हनी भाई से एक मोहब्बत की वजह मैं आपको बता दूं, शायद ये हनी भाई को भी नहीं पता कि जब हम इस फील्ड में नए नए आए थे तो एक चैनल था, उसमें मैं ज़ाहिर एक नया एंकर आया था, और हनी भाई तो ज़ाहिर उस वक्त बड़ा कि उनका शो भी था और उससे पहले से काम करते आ रहे हैं। तो जब हम हनी भाई से मिला करते थे तो हनी भाई तब भी ऐसे ही मिलते थे जैसे आज मिलते हैं। ज़ाहिर उस वक्त तो बिल्कुल ही एक हम नए बच्चे थे, बंदे थे, लेकिन हनीफ भाई की मोहब्बत उस वक्त से ऐसे ही है। तो तभी मैंने ये अल्फाज कहा था कि जब ये आते हैं तो एक मोहब्बत फील होती है। ये बात हनीफ भाई को भी नहीं पता है। तो हनीफ भाई, आपकी ये मोहब्बत थी उस वक्त भी और आज भी इसी तरह कायम है। हनीफ भाई, क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है रमज़ान? शहरी बस आपको पता है कि ये जो दुनिया है और इसमें कामयाब रहने के लिए रोज़ाना आपको जिद्दोजहद करनी होती है। बेशक। और जब आप उठते हैं तो उस वक्त से आपका काम जो है ना, आपका कंप्यूटर काम करना शुरू कर देता है। यार अब मुझे फ़लाँ काम करना है, अब मुझे उसको रिप्लाई करना है, अब ऐसा करना है, वैसा करना है। तो दुनिया के सारे काम माशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से बफजल ताला चल रहे हैं। टेलीविज़न का काम भी चल रहा है, उसके अलावा सोशल मीडिया का भी काम चल रहा है। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज है हनीफ राजा के नाम से, जिस पे लोगों की बेहद फरमाइश पे मैंने वो तमाम अपने कॉमेडी शोज़, टॉक शोज़, प्रैंक शोज़, सबके क्लिप्स जो है वो एक डिजिटल कंपनी ने डाल दिए हैं। तो वो लोग देखते हैं, उसको भी लुक आफ्टर करता हूँ, और उसके अलावा छोटा मोटा अपना कोई बिजनेस भी कर रहे हैं। अच्छा हनीफ भाई, शुरुआत हम करते हैं प्रैंक की। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया में बात करें तो किंग ऑफ प्रैंक्स आप ही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जो इंडिया वाले थे वो भी आपकी कॉपी किया करते थे। MTV बकरा के नाम से मुझे अच्छी तरह याद है, उसमें साइरस और मलाइका हुआ करते थे, ये लोग सारे आपकी कॉपी करते थे। और पाकिस्तान में भी जितने
प्रैंक हुए वो सबसे पहले उन्होंने ही शुरू किया था मेरे शो को देख के। हाँ, उन्होंने सबसे पहले शुरू किया था। मुझे याद है कि वो एक जिक्र भी आपने किया था कि आपकी VHS ले आके देखी गई थी वहाँ पे। VHS यहाँ कराची में रैम्बो सेंटर था, इसी तरह लाहौर में भी एक बड़ी मार्केट थी, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वहाँ पे वीडियोस मिलते थे। अच्छा, जो ड्रामा मेरा जो शो था कैसा, कैंडिड कैमरा प्रोग्राम था पाकिस्तान का, प्रैंक शो पहला, तो ये पाकिस्तान का पहला प्राइवेट चैनल था NTN, बिल्कुल आपको याद होगा। NTM पे ये चला था, और तो जितने टीवी के PTV के प्रोग्राम, NTM के प्रोग्राम, वो अगले हफ्ते या 3-4 दिन के अंदर अंदर सारे के सारे रैम्बो सेंटर पे मिल जाते थे। तो मैं दुबई शो करने गया, मुझे नहीं पता था, मैंने देखा MTV बकरा, उस पर वो साइरस लड़का करता था, तो मैंने कहा जो हम इस हफ्ते यहाँ कर रहे हैं 2 हफ्ते के बाद वहाँ हो रहा है। मैं कहता था यार ये वहाँ तो सैटेलाइट वगैरह का, अच्छा उस वक्त तो पाकिस्तान में भी सैटेलाइट नहीं था, ये मैं बात कर रहा हूँ 1996-97 की। तो मैं कहता था ये कैसे आ रहा है यार, ये क्या रहा है। तो रैम्बो सेंटर में कुछ हमारे दोस्त थे जो हमारे स्टेज ड्रामे वगैरह रिलीज़ करते थे, उन्होंने कहा कि भाई यहाँ से पूरे एपिसोड जो है ना वो मंगवाए जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, इंडिया जाते हैं, वो वहाँ वो लोग चीज़ें देखते थे, और हम जो हैरान होते थे अपनी पाकिस्तानी चीज़ें, पाकिस्तानी फिल्म के गाने जो हम कॉपी हुए हुए देखते थे, वो इस तरह जाते थे। तो ये वहाँ गया, और देखें बदकिस्मती से हमारी मार्केट छोटी है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, जो हकीकत है वो माननी चाहिए। आबादी भी ज़्यादा है, ज़ाहिर है, ठीक है ना, आबादी भी ज़्यादा है, 140 करोड़ हो गई अब तो शायद। हाँ, उनकी बड़ी ठीक है ना, हमारी 25 करोड़ है या ज़्यादा है, अनऑफिशियल तो पता नहीं कितनी कुछ इसी तरह है। तो वो थोड़ा सा भी कुछ करके दिखाते हैं ना, क्योंकि हमारी चीज़ देखी भी नहीं होती, लोग समझते हैं ये उन्हीं की है, तो ये उनको एडवांटेज मिला। और जब मैं इंडिया गया तो लाफ्टर चैलेंज के लिए 2 एपिसोड्स के लिए मैं गया था, तो वहाँ पे फिर शेखर सुमन और वो जो सिद्धू साहब हैं, उन्होंने सारे एपिसोड्स देखे हुए थे, सारी चीज़ें देखी हुई थी, तो अच्छा भी लगा। और मैंने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह पाकिस्तान को इतनी बड़ी मार्केट बना दे कि फिर हमें ज़रूरत ना पड़े अपने बारे में किसी और के मुँह से सुनने की। अच्छा हनी भाई, ज़ाहिर है क्योंकि प्रैंक्स आपके हुआ करते थे, बहुत अच्छे होते थे, अब वो चीज़ आप क्यों दोबारा नहीं ला रहे? क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं यार हनी भाई अभी कर रहे हैं, हमसे जब मिलते हैं हनी भाई कर रहे हैं, तो हमने कहा यार हम भी जो फॉलो कर रहे हैं वो पुराने वाले ही देख पा रहे हैं। आपने एक आज टीवी के साथ भी शो किया था, जी। वो भी हम देख अंदर रहे हैं, की बात राजा के अंदर की बात राजा के साथ। तो वही चीज़ें अब हम दूसरे चैनल्स पे भी देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट फॉर्म में ला रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वहीं से है। कॉन्सेप्ट आपके अंदर की बात राधा के साथ वाला ही कॉन्सेप्ट, सब लोग वही कर रहे हैं। थोड़ा बहुत उसके अंदर ऊपर नीचे करके कर लिया। ऐसे ही हुआ है। हनी भाई अब क्यों प्रैंक्स नहीं बनाए जा रहे? और जो अभी हमारे यहाँ प्रैंक्स बन रहे हैं, कुछ मैं तो नहीं कहूँगा कि सारे, कुछ बहुत ही ज़्यादा गैर मुनासिब हैं, जिसे किसी भी तौर पे कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उनके व्यूज़ आ रहे हैं। हाँ देखिए, असल में मैं जो समझा हूँ ना सोशल मीडिया को, आप कोई बहुत ढंग की चीज़, अब लोग चेंज हो रहे हैं, वरना जब ये सोशल मीडिया एकदम पीक पे आया था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी डस्टबिन या कचरा कुंडी पे कैमरा लगा दिया है और वो स्क्रीन पे आ रहा है और वो बिक रहा है धड़ाधड़। क्योंकि सोशल मीडिया के जो सार्फिन है ना, ज़्यादा तादाद उनकी है जो ऊट पटांग चीज़ देख के बड़े इंजॉय कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, अब क्योंकि हम घर में फालतू बैठे होते हैं, अब बच्चों से बात करनी होती है तो वो पहले उनका मोबाइल छुपाना पड़ता है, वरना सब मोबाइल पे लगे होते हैं, तो लामवाला फिर हमें भी मोबाइल पर ही लगना पड़ता है, कुछ ना कुछ देख ही रहे होते हैं। हम नापसंद भी करें, क्लिक तो कर चुके होते हैं ना, देख तो चुके होते हैं, व्यू तो मिल गया, व्यूज़ तो मिल गया उसको। लेकिन अब एक तब्दीली आ रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे ढंग की चीज़ें भी लोग देखना ज़्यादा शुरू करेंगे। अल्लाह करे। बात आपने प्रैंक की तो प्रैंक हम क्योंकि टीवी पे करते थे, टीवी नेशनल मीडियम होता है, ठीक है ना, चाहे वो पाकिस्तान टेलीविज़न हो या प्राइवेट चैनल कोई भी हो, ठीक है, जहाँ भी हो। तो हम आज यहाँ पर बैठ के, ये प्राइवेट चैनल है आज टीवी, लेकिन हम इसमें ज़ाब्ता इखलाक के दायरे से बाहर रहकर कोई बात कर नहीं सकते। बिल्कुल। और हमारी ट्यूनिंग भी कुछ इस तरह की मुनासिब हो भी गई नहीं है, गैर ठीक है ना, मुनासिब फिर है, हमारी फैमिलीज देख रही है। हमारे घरों की तरबियत भी आपकी, हमारी सबकी जो है ना ऑलमोस्ट ऐसी है, तो इसी वजह से आज भी लोग पसंद करते हैं। तो वो ट्यूनिंग जो है उसकी वजह से जब वो प्रैंक किए जाते थे उनमें हर बात का ख्याल रखा जाता था, अबे तबे तू तड़ाक, ये तो बहुत ही मायूब बात समझी जाती थी। बिल्कुल नहीं होता, बुरा बिल्कुल लगता नहीं था, होता, अच्छा नहीं लगता था। हम स्टेज ड्रामा में कर लिया करते थे, उस पर भी लोग, बहुत सारे अच्छे लोग हमें डांट भी दिया करते थे, यार ये स्टेज, हम कहते थे क्या करें सर, पब्लिक इसी को पसंद करती है। एनीवे वो भी लिमिटेड था।
अब तो बेलगाम हो गया है ना, तो इस वजह से, इस बेलगामी की वजह से वो जो है आपको ये सवाल करना पड़ रहा है कि अब वो वाला मयार क्यों नहीं है। वो मयार सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उन लोगों की तरबियत कोई नहीं है। अच्छा, एक तो तरबियत नहीं है, दूसरा जवाब नहीं देना। हमें जवाब देना पड़ता था, हम जवाब दे होते थे कि हमने किया क्या है। और ज़ाहिर है अगर आज भी आप कोई ऐसी चीज़, वैसे तो आप ज़ाहिर करेंगे ही नहीं क्योंकि आपकी एक तरबियत नहीं है, आपका माशाल्लाह एक नाम है, लेकिन अगर आज भी कुछ ऊंच नीच होगी तो आपसे तो जवाब आज भी तलब होगा। भाई आज भी तलब होगा। मैं आपको एक बहुत छोटी सी मिसाल दूं, मतीरा साहिबा जो हैं हमारी, उनके इस्लाही प्रोग्राम होते हैं बहुत, तो मैं मतीरा के शो में गया। अब उन्होंने अपने तौर पे सवाल किया, तो मुझे इस बात की समझ भी थी और मैंने तहिया भी किया हुआ था कि वो कुछ भी करें, मैं अपने लेवल पे जवाब दूंगा, मैं अपने म्यार को गिरने नहीं दूंगा। तो इस बात की मुझे बहुत अप्रिसिएशन भी मिली कि यार उन्होंने तो बहुत कोशिश की कि आपसे इस तरह के सवालात करें, आपने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा मैं उनकी ज़बान का पाबंद नहीं हूँ, अपनी ज़बान का पाबंद तो हूँ ना मैं, तो मैं अपने हिसाब से जवाब दूंगा। तो आप अपने म्यार को कभी नीचे ना आने दें, ये मेरा यकीन है। वक्ती तौर पे ऐसा होता है कि ये जो गैर म्यारी चीज़ होती है ना कोई, और वो हिट हो जाती है, तो शहरी भाई वो चलता बादल होती है। चलता बादल आ जाता है ना अचानक, धूप निकली, अचानक बादल छा गया, एक थोड़ी सी बारिश हुई और तकलीफ पहुंचा के चली गई वो बारिश, और हफ्स और गर्मी और बढ़ हो गई। सकता है हनीफ भाई आगे जाके, क्योंकि देखिए वक्त का नहीं पता होता, आगे जाके जो आज ऐसा काम कर रहे हैं उन्हें शर्मिंदगी भी हो, लेकिन जाहिर है एक चीज़ तो, अब वो कहते हैं ना बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती, तो हो सकता है उन्हें आगे जाके, आगे 10 साल बाद, 15 साल बाद शर्मिंदगी भी हो कि हम ये क्या कर रहे थे। हो सकता है। आप तो 10-15 साल की बात कर रहे हैं शहरी, मेरे ख्याल से अक्सर उनको ये शर्मिंदगी अभी भी उठानी पड़ती होगी, क्योंकि सेंसिबल और गैरतमंद लोग मर तो नहीं गए ना, वो कोई ना कोई बोलता होगा यार आप लोग कर क्या रहे हैं। हनी भाई ने जो बात कही है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए मैंने हनी भाई की बात जो करी वो यही करी कि जो उनके प्रैंक्स हैं वो आज भी देखते हैं, और आप बेफिक्र होके ना उसका म्यूट बटन हटा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। आपको पता है कि अगर ये ना सिर्फ प्रैंक शहरी, वो जो शोज हैं, जो भी शोज हैं, मैं उसी की तरफ आ रहा था कि जितने आपके शोज भी हैं या आपका जो भी कंटेंट है, व्हाटएवर जो भी कंटेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह वो जब चलता है तो हम बेफिक्र होकर अपने बच्चों को भी छोड़ के चले जाएंगे ना कि देख रहे हैं, ठीक है हमें पता है, क्योंकि एक बंदे की आइडेंटिटी है, एक नाम है, और इन्होंने नाम बनाया, ये नहीं कि जी नाम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम है। लेकिन जो इस तरह का काम कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनसे इतनी दरख्वास्त कर सकता हूँ, सिर्फ दरख्वास्त ही कर सकता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ ना करें कि आगे जाके आपको शर्मिंदगी का, आपको वो लगे कि यार हमसे क्या हुआ। जैसे क्योंकि हनी भाई एक बड़े सीनियर हैं, उन्होंने ही बताया कि बादल चल रहे हैं ना, अचानक धूप भी निकल सकती है, तो इस चीज़ का ख्याल रखें। बात हो रही है हुस्न अखलाक पे, मुफ्ती मोहसिन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन भाई, इस्लाम में कहा जाता है कि जी हुस्न अखलाक पे बड़ा जोर दिया गया है, कितना ज़रूरी है इंसान की ज़िंदगी में हुस्न अखलाक, और कहते हैं कि जी जो हुस्न अखलाक से काम लेता है बहुत सारी परेशानियों से बच जाता है, बात सही है? बिल्कुल। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, जो कि खालिक़ कायनात हैं। लाखों दुरूद सलाम मेरे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, जो कि अल्लाह के महबूब हैं। आपने सवाल किया कि अखलाक क्या है, और अगर हम देखें तो कुरान में अल्लाह ने फरमाया हुज़ूर की सीरत के बारे में कि तुम्हारी ज़िंदगी के लिए सबसे बेहतरीन नमूना, यानी कि ऐसी मिसाल, ऐसी मिसाली ज़िंदगी वो किसी की है तो सिर्फ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। मालूम ये चला कि आज अखलाक के हमीदा जिसे हम कहते हैं कि वो किरदार और अफकार क्या होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में आपके सामने रखता हूँ कि अखलाक हमीदा जिसके अंदर होगा, हमीदा से मुराद के अच्छे हुस्न सलूक करने वाला, हुज़ूर ने फरमाया क़यामत के दिन वो शख्स मेरे ऐसे करीब होगा। हुज़ूर ने उंगली का इशारा किया और ऐसे इशारा कर फरमाया वो मेरे ऐसे करीब होगा। तो सहाबा कराम ने पूछा या रसूलल्लाह कौन? फरमाया जो अच्छे अखलाक वाला है। तो मालूम ये चला कि नमाज अपनी जगह, रोज़ा अपनी जगह, हज अपनी जगह, लेकिन इंसान का जो हुस्न अखलाक है, लोगों के साथ उसका जो रवैया है, वो इतना मकबूल है कि अल्लाह ताला उस बंदे को अल्लाह के रसूल के इतने करीब कर देता है। हर मोमिन की चाहत है कि अपने नबी के करीब हो, लेकिन ये चाहत उसकी कबूल होगी जो अखलाक के आला मेयार पे होगा। फिर अगर देखा जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने फरमाया कि ए प्यारे हबीब, हमने आपको अखलाक के आला मर्तबे पे फाइज फरमाया। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी अमर की है, कहते ना घर से मस्जिद हो अगर दूर तो ऐसा कर लो किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। यानी अगर आप किसी की आंखों को आंसू को पोंछ लेते हैं,
उसको साफ कर देते दिल खुश हैं, कर ये अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके सामने एक हदीस रखता हूँ। एक बनी इसराइल में एक शख्स था, बहुत खताकार गुनाहगार था, लेकिन जब वो मरा तो बनी इसराइल ने उसे कूड़े करकट में डाल दिया। अल्लाह ताला ने अपने नबी मूसा अलैहि सलाम को वही भेजी, मूसा जाओ देखो उसको ताज़ीम से तदफीन कर दो। मूसा अलैहि सलाम गए, उम्मती कहने लगे ये तो बहुत गुनाहगार है, आप इसकी ताज़ीम से क्यों तदफीन कर रहे हैं? तो फरमाया अल्लाह का हुक्म है। तदफीन कर दी। कलीमुल्लाह तो अल्लाह से कलाम करते थे। अल्लाह के पास गए, मौला तेरा हुक्म था मान लिया, लेकिन मेरी उम्मत कहती बहुत गुनाहगार है। तो मेरे नबी हज़रत मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ने फरमाया कि मूसा तुम ठीक कहते हो गुनाहगार था, लेकिन उसका एक अमल, उसका एक हुस्न सलूक रब को पसंद आया। वो क्या था? फरमाया एक रात जब वो आ रहा था, और ये हदीस बड़ी प्यारी है, फरमाया रात को जब आया तो देखा कि अच्छे कपड़े पहना हुआ है, जिसम में लिबास भी अच्छा है, खुशबू भी लगाई हुई है, लेकिन एक नाले में कुत्ते का बच्चा गिर रहा है, तड़प रहा, मरने वाला है। तो उसने लिबास को नहीं देखा, उसने जिस्म को देखा, वो कूद गया, उसकी जिस्म पे नजासत भी लगी, कपड़े भी ख़राब हुए, लेकिन उसने उस कुत्ते के बच्चे को महफूज जगह पर रख दिया। फरमाया देखो मूसा, कुत्ता भी मेरी मखलूक और वो बंदा भी मेरी मखलूक, जब वो मखलूक होकर मखलूक पर रहम कर सकता है, उसके साथ हुस्न सलूक तैयार कर सकता है, तो क्या मैं खालिक उसका होकर उस पर रहम ना फरमाऊँ? तो इसलिए मैंने उसको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बिल्कुल जी, ज़ाहिर है हमारे यहाँ देखने में यही आता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका इखलाक में एक प्रॉब्लम होता है कि जी बदतमीज़ी कर देना, फ़ौरन जवाब देना। आप देखें वो जितने अच्छे काम कर रहे हो ना, लेकिन उनके पीछे बुराई हो रही होती है। वो कहते हैं ना, सारे किए किराए पे पानी फिर जाना। तो इस चीज़ का ज़रा सा ख्याल रखें। और भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जी। नाज़रीन, इस वक्त सहरी का दस्तरखान यहाँ पे लगा हुआ है और ज़ैनब ने मखनी दाल जो बनाई थी, नो डाउट मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी मेहमानों से पूछेंगे। हनी भाई कैसी लगी आपको? भाई बहुत उम्दा मखनी दाल बनाई, और क्या कहने, मज़ेदार किस्म की। तो पहले तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मखनी दाल इस तरह की भी बन सकती है। मुझे एक आम मसर की दाल है जी, ना, मसर की मुझे एक आम मसर की दाल लग रही थी, लेकिन फिर जब ये डिश करीब आई तो फिर जो है ना, इसके क्या कहना चाहिए, फ़ज़ाइल खुलना शुरू हुए। फ़ज़ाइल हाँ, यार क्या खुशबू है सुभान क्या। जब करीब लेकर आए, फिर प्लेट में निकाला, खाया तो पता चला भाई जायका भी। तो ऐसी तारीफ करिए कभी किसी ने आपकी, खुद बताएं। इतनी आज तो आप भी कर रहे हैं। मैं तो कर ही रहा हूँ, लेकिन देखें आप कितनी बहुत डेप्थ में। आप क्या, सॉरी Thank you मैं so much. ज़ैनब, आपने बहुत अच्छी मखनी Thank you, अनिल दाल भाई, बनाई, thank you so much. और लाजवाब किस्म की Thank बनाई। you, thank तो ये अपने घर वालों को भी खिलाती हैं जी आप? जी बिल्कुल। माशाल्लाह उन शादीशुदा हैं लोगों आप? से ही तो जी प्रैक्टिस हुई है। जी जी अच्छा, हस्बैंड को खिलाती हैं जी अपने? जी, सबको, सारे घर वालों को। उनका मूड अच्छा हो जाता है ये दाल खा के? हो जाता है। पक्की बात है? जी जी 100%। बहुत अच्छी बात है। वैसे तो सास खाती हैं आपकी? सास नहीं है। अरे कितनी खुश नसीब है। नहीं नहीं। अच्छा, ये बड़ों कह का नहीं होना सकते ज़रूरी इसका। अच्छा, वो दुनिया में ही नहीं है? हाँ, दुनिया में। अच्छा, मैं समझा आज नहीं आई। अच्छा, वो समझिए आज नहीं आई है, लेकिन बिल्कुल जी बड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मोहसिन भाई आप बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि वाक़तन दाल जो टेस्ट होता है थोड़ा मुनफरिद है, और वाक़तन बहुत अच्छा बनाया आपने। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत। ज़ैनब आप देख लें कि आज तो सभी ने आपकी तारीफ कर दी है, वरना कुछ ना कुछ हो जाता है, लेकिन आज नो डाउट। दही भी आपने बहुत अच्छा बनाया है ना, दही आपने ये भी बनाई मैंने थी? बनाया जी। दही अच्छा, भी, ये ड्रिंक तो इन्होंने बनाई है, ये हाँ, ड्रिंक ये तो मैंने क्या है ये, दूध सोडा बहुत अच्छे। और वो मुफ्ती साहब ने दूध सोडा और चाय दोनों एक साथ में आगे कर दी। है भाई मोहसिन भाई, ऐसा हाँ, हुआ वो था। मोहब्बत है ना मोहसिन भाई की, हमारी तो मोहसिन भाई की बहुत पुरानी मोहब्बत है। नहीं, जज़ाक तो लेकिन आज की जो सहरी इन्होंने बनाई बहुत अच्छी बनाई है। लाजवाब और और बड़ी रिच, मज़ा आ गया सहरी करके। जाने जी आपको आज पूरे 10 आउट ऑफ 10 10 पॉइंट्स मिलते हैं। सही और हनीफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। हनीफ भाई, जैसे कि उस वक्त बात हो रही थी पॉइंट्स के हवाले से, अब वहीं हम बात करते हैं ड्रामों की। आज जो ड्रामे बन रहे हैं, गो के उनकी प्रोडक्शन क्वालिटी, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त बदलता है जी हाँ। तो प्रोडक्शन क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन अगर हम कंटेंट और स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो आप क्या मवाजना करेंगे कि पहले के दौर में ज़्यादा रिसर्च और उसके साथ काम होता था, या अब ज़्यादा आप देख रहे हैं कि जो स्टोरी है, जो तमाम चीज़ें, उनका ख्याल रखा जाता है? देखिए, आज जो नया टैलेंट आ रहा है बहुत अच्छा है, नो डाउट, बहुत उम्दा, लिखने वाले बहुत अच्छे हैं, नए लड़के जो डायरेक्टर्स हैं, नौजवान बहुत अच्छे हैं, और जो नौजवान खेप आई है एक्टर्स एक्ट्रेसेस की, वो भी बहुत अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, तो वो मेरे ख्याल से आज के तकाज़ों के मुताबिक अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। थोड़ी सी एक नेग्लिजेंस, थोड़ी सी कह सकते हैं, होता यह है कि जब शहरी भाई आप अभी ये ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो आप अपने आप को भी सबसे पहले जवाब दे हैं, फिर उसके बाद आप इदारे को जवाब दे हैं, फिर जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको जवाब दे हैं, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं और उसको आप जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। अगर चेक एंड बैलेंस आपके ऊपर से कम कर दिया जाए ना, हटाना दिया जाए,
बहुत लूज कर दिया जाए तो हो सकता है कि दानिस्ता ना दानिस्ता शऊरी Mistakes लाशऊरी होना तौर शुरू पे- हो जाएंगी। नहीं, आप लापरवाही हो सकता है बरत जाएं, बिल्कुल। इंसान है ना। तो पहले ड्रामे में आज के ड्रामे में एक फ़र्क यह है, जब पीटीवी पे एक ड्रामा लगता था, अच्छा मैं जिस दौर में पीटीवी पर आया हूँ, मैं 1991 में आया हूँ। सबसे पहला सीरियल था बादब बामुलायजा होशियार। वो था अतर शाह खान जैदी साहब का लिखा हुआ, हैदर इमाम रिजवी साहब उसके प्रोड्यूसर थे, और उन्हीं 2-3 महीनों में उरूसा ड्रामा सीरियल जो फातिमा सुरैया बजिया साहिबा का जो लिखा कि हुआ मिशी था, खान ने जिसमें perform मिशी किया। खान, मैं और अदनान सिद्दीकी, हम तीन का समझ लीजिए डेब्यू था। मेरे ख्याल से हुआ ये था कि बादब बामुलायजा होशियार रिकॉर्ड हो गया था पहले, लेकिन ऑन एयर ये हो गया उरूसा, तो इसलिए मैं उसको अपना डेब्यू उसमें शुमार करता ठीक हूँ। स्क्रीन पे पहले मैं उसमें आया, तो मैंने वहाँ काम करते हुए कासिम जलाली साहब को, फातिमा सुरैया बजिया साहिबा को और इस तरह के बड़े बड़े नामों को देखा है। इतनी बारीक बीनी से काम होता था ना। अल्फाज का चुनाव क्या है, किस तरह मैं बोला आपको जा एक रहा छोटी सी मिसाल दूं। एक हम प्ले कर रहे थे, काजिम पाशा साहब डायरेक्टर थे उसके, तो वो खातून, मैं उसमें मुलाजिम बना हूं, वो खातून मुझे कुछ कहती हैं कि जब यूँ करो, तो मुझे उनको सिर्फ यूँ देख के जाना था। मैंने शायद वो रिएक्शन थोड़ा सा लाउड दे दिया, यूँ उन्होंने कट किया, उन्होंने कहा यार ये तुम इनकी बात की ताबेदारी कर रहे हो या इनको डांट रहे हो आंखों से, बारीकी का अंदाज़ा लगाएं। है। और सिर्फ एक्सप्रेशन था। सिर्फ एक्सप्रेशन था और उसमें इतनी बारीकी का ख्याल रखा जा रहा था। हमारे लिए सीखने वाली बात है। मैं और बहरोज़ भाई थे, बहरोज़ सब्ज़ारी साहब, तो आज इस बात को हो गए होंगे 25 बल्कि ज़्यादा साल हो गए, कोई 28-30 साल के करीब हो रहे हैं इस बात को, मगर मुझे वो बात आज भी याद है क्योंकि उससे मैंने सीखा बहुत कुछ। और ये लेकिन एक बड़ी अच्छी प्रैक्टिस थी कि ज़ाहिर है जो भी जिन्होंने पीटीवी के दौर पे और ऐसे बड़े बड़े नाम जिसमें आप बता रहे हैं कि फातिमा सुरैया बजिया और अतर शाह खान साहब, जदी साहब, इनका काम किया, तो हनी भाई आप लोगों का जो लर्निंग प्रोसेस है वो बड़ा ज़बरदस्त और स्ट्रॉन्ग है। जी, आपकी जो मैं- बेस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, आप शहरी वो जो आप बात कर रहे हैं ना एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन तो साइलेंट होता है ना, एक्सप्रेशन साइलेंट भी होता है और वोकल भी होता है, लेकिन आप ये सोचें एक्सप्रेशन को इतनी बारीकी से चेक किया जा रहा है तो डायलॉग को कितनी बारीकी से चेक किया जाता है। अच्छा हनी भाई, वैसे क्योंकि ज़ाहिर है आपसे बहुत दफ़ा बात हुई है, लेकिन कभी मैंने ये नहीं पूछा, आपको शुरू से शौक था? पहला ब्रेक जब मिला कितनी मेहनत करनी पड़ी? क्योंकि हमने जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं उनकी जब स्टोरी सुनते हैं तो हम कहते हैं, क्योंकि आज के दौर में स्क्रीन पे आना बहुत आसान है, कुछ नहीं आप सोशल मीडिया पे आ जाएं तो आप स्क्रीन आपको एक तरीके से स्क्रीन मिल तो गई, है ना। स्क्रीन मिल गई। पहले के दौर में बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, जैसे कि मैंने सुना था जो नदीम साहब थे वो काफ़ी पैदल पैदल चल के जाया करते थे पीटीवी, तो आपका कैसा था वो प्रोसेस जब तक आपको चांस नहीं मिला? अच्छा, नदीम साहब पीटीवी के दौर पीटीवी से नहीं आए। अच्छा, फिल्म मैंने- स्टार नदीम हाँ, साहब, मैंने वो सुना फिल्म- था। नहीं, वो सिंगर बनने आए थे नदीम कि साहब। उन्हें काफ़ी चक्कर मारने सबको पड़ते। सबको देखें, जिंदगी में स्ट्रगल तो हर आदमी को करनी पड़ती है, मुख्तलिफ तरीके होते हैं उसके, और उसमें अल्लाह की रहमतें भी शामिल होती हैं। चलना आपको पड़ता है, आप कभी धूप में चलते हैं, अल्लाह की रहमत हो तो आपको छतरी मिल जाती है, साए में चल लेते हैं, चलना ज़रूर पड़ता है, बिल्कुल। वो उसका कुदरत का एक निज़ाम है। क्योंकि अगर आपको घर बैठे बिस्तर के ऊपर सब कुछ मिल जाएगा ना, फिर आप बीमार हो जाएंगे। उसने एक ऐसा फंक्शन बनाया ना इंसान का कि वो चलेगा फिरेगा, भागदौड़ करेगा, एक तो वो सेहतमंद रहेगा, दूसरी बात ये कि उसको अपना जो हासिल हुआ है ना, जो कुछ भी, उसकी अहमियत का एहसास होगा, और ऐसे ही मिल जाएगा तो बेकार। खैर, आपका सवाल था, मैंने शहरी भाई जो स्ट्रगल की ना, अब हैरान कुन बात बता रहा हूँ, मैं एक्चुअली बनना चाहता था मुसव्विर। अच्छा। हाँ, और मैंने डाइजेस्ट में, इमरान डाइजेस्ट, ख़वातीन डाइजेस्ट, ये पूरा ग्रुप था ना, तो उसमें इमरान डाइजेस्ट में मैंने और शोआ डाइजेस्ट में स्केचेस भी बनाए, लाइन वर्क जो होता है, ज़बरदस्त। मैंने वो लाइन वर्क भी किया। ये मैट्रिक के फ़ौरन बाद की बात है, तो वो मैं लाइन वर्क करता था। मैं एक कमर्शियल डिज़ाइनर बनना चाहता था। वहाँ मैंने इतनी मेहनत की है। नाज़िमाबाद में मैं रहता था उस वक्त, ठीक है ना, तो नाज़िमाबाद से जो रेडियो पाकिस्तान तक एक बस जाती थी, हालात ज़्यादा अच्छे हों तो वैन में जाते थे, एक जेड है पीले रंग की, वो चलती मिनी थी वैगन, बस जिसको ठीक है ना, वहाँ उतर के मेरे पास 1 रुपया होता था। अब उस 1 रुपये में या तो मैं बस में बैठ के वहाँ जंग अखबार के दफ्तर के पीछे वाली गली में था वो ऑफिस, वहाँ तक पैदल चला जाऊँ, तो फिर मैं शिकंजीबीन लीमू की पी सकता था गर्मी में, और अगर बस में जाऊँगा तो फिर मैं शिकंजीबीन नहीं पी सकता था। तो मैं पैदल जाता था, शिकंजीबीन पीता था,
फिर पैदल जाता था, वहाँ तक जाता था, वहाँ इंतज़ार करते थे, अपने स्केचेस दिखाते थे। उस वक्त वो नया रुख और नए उफ़क़ का दफ्तर था वहाँ पे, जो बाद में उसी बिल्डिंग में धूम टीवी का भी ऑफिस बना। वहाँ मैंने बहुत स्ट्रगल की, लेकिन मेरे अंदर कोई विट थी। स्कूल के ज़माने से मैं ड्रामे वगैरह भी कर रहा था, तो मुझे मेरे सर्कल के दोस्त वगैरह कहते थे यार तुम स्टैंड अप कॉमेडी किया करो, ये जो तुम इस तरह सुनाते हो ना। मैंने कहा नहीं यार, मैं कभी इसके लिए संजीदा नहीं था। फिर वो दोस्त की बहनों की शादियां हो रही हैं, तो वो हमने वो कॉन्गो शोंगो और ये मेहंदी में नहीं होता, उसमें स्टैंड अप कॉमेडी की, वो तो बड़ा प्रॉपर रिस्पांस आता था उसका। ओए होए, हमें तो मज़ा लग गया। हम तो दुआ करते थे यार हमारे दोस्तों की बहनों के लिए रिश्ते ढूंढने निकलते थे ताकि उनके फंक्शन हो तो हम जाके वहाँ पे फंक्शन करें। तो वहाँ एकदम मैं क्लिक हो गया एक शो में, और मुझे नहीं पता था कि यार ये इस तरह भी होता है। एक चीज़ होती है, एक आप शौकिया कोई चीज़ कर रहे होते हैं, एक जब आप उसको कमर्शियल एंगल के लिए आपको कमर्शियल फील्ड में लाया जाता है ना, अगर आपको वो समझ में आ गया कि यार कमर्शियली मुझे इसको करना कैसे, तो आप क्लिक करते हैं, वरना आप वही शौक़ में कहीं रह जाते हैं। तो मैं बस अल्लाह की तरफ से कोई समझ आता कि अल्लाह ने, मैं समझ गया कि यार इसको कमर्शियली किस तरह करना है, और फिर आदमी अपने आप को डिस्कवर करता है। मैंने डिस्कवर किया यार मेरे अंदर ये टैलेंट है। और ये जो मैंने ये सवाल इस वजह किया कि ज़ाहिर है जितने भी हम इस वक्त लेजेंड्स देख रहे होते छोटी हैं, सी बात, जी जी, यहाँ मैं क्लिक हो गया, स्टेज ड्रामों में क्लिक हो गया, और फिर टीवी पे मुझे चप्पलें नहीं घिसनी पड़ रही। वो जो लोग कहते हैं ना वो पैदल गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे घर से बुलवाया गया हैदर इमाम रिजवी साहब ने, मैं बड़े इज्जत के साथ पीटीवी पर गया हूँ। मेहनत मैंने वहाँ की, लेकिन याद रखिए आप जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, वो आपकी मेहनत आपके किसी अकाउंट में जमा हो रही होती है, और उसका जो कैश मिलता है वो पता नहीं आपको अल्लाह किस सूरत में दे देगा। ये बात पे तो मेरा बिल्कुल पुख्ता ईमान है कि आप जो भी मेहनत कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है ये ज़ाया हो रहा है यार, इतना टाइम लगा दिया हमने अपनी ज़िंदगी का, नहीं होता ज़ाया, वो कहीं ना कहीं जमा हो रहा होता है। हनी भाई, वैसे तो ज़ाहिर इंडस्ट्री में बहुत सारे आपके दोस्त हैं, जी। लेकिन आप किसको अपना, ये सवाल किसी ने आपसे नहीं पूछा होगा, बेस्ट फ्रेंड आपका कौन है इस इंडस्ट्री में? देखिए बहुत सारे मैं जानता हूं कि कोई ऐसा नहीं है जो आपसे मोहब्बत नहीं करता, आपकी इज्जत नहीं करता, लेकिन कोई एक होता है जो बेस्ट होता है। अच्छा, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन मैं हैरत अंगेज़ बात बताऊं आपको कि मेरी फ़ोन पे जो बात बड़ी देर तक बड़ी लंबी डिस्कशंस होती हैं, वो हमारे जो हवा ए हवा खुशबू उड़ा दे, हसन जहांगीर साहब, उनके साथ, मुझसे सीनियर हैं हसन बहुत, लेकिन जब मैं आया था ये बड़ा अप्रिशिएट करते थे। फिर मैं क्लिक हो गया तो ये कहते थे मैंने कहा था ना कि तू बहुत हिट होगा। मैंने कहा अच्छा नजूमी बाबा, बड़ी मेहरबानी। और उसके बाद से फिर वो मेरी उससे बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो मैं ये समझता हूँ कि आप अगर ख़ुद अच्छे हैं ना, तो फिर सब आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। आपको अपने तौर पे अच्छा होना बहुत ज़रूरी होता है। हसन जहांगीर भी जो हैं वो भी मुसव्विर थे, आपको पता है वो भी। अच्छा। हाँ, वो पेंटर, बाकायदा बोर्ड लिखते थे हसन। अच्छा, उनका भी जो एक गाना आया था, उसके बाद मैंने सुना था कि वो हेलीकॉप्टर से फिर वो उतरे थे कहीं से, कुछ वहाँ इंडिया में कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ ऐसा हुआ था, हेलीकॉप्टर से उतारा था, फिर वो हेलीकॉप्टर उनको वापस लेने नहीं आया। अच्छा, तो फिर रक्शे से वापस होटल आना पड़ा उनको। लेकिन नो डाउट ये बड़ी, हर जो भी आप मेहनत करते हैं, जो भी चीज़ आप काम कर रहे होते हैं ना, तो ये सवाल मैंने इस पर पूछा कि ज़ाहिर अगर मैं इस पर बात करूँगा तो आप बोलेंगे भाई आप खुद क्या हैं जो ये बातें कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर हनी भाई हमारे सामने एक बहुत पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। तो जितने भी लोग बड़ा नाम बनते हैं ना, जो भी बनता है, तो वो उनकी पीछे स्ट्रगल बहुत होती है। अब कोई नहीं सोच सकता होगा कि हनी भाई पहले एक, अगर उन्होंने नींबू का शरबत पीना है तो उसके लिए पैदल चल रहा है, अब के दौर में तो कोई नहीं सोचेगा ना ये बात, लेकिन एक मेहनत होती है। मोहसिन भाई, अगर हम बात करते हैं, जैसे कि बात हो रही थी हुस्न अखलाक के हवाले से, आप हमारे तालीमी इदारों में तालीम बहुत अच्छी दी जा रही है, एडवांस तालीम आ गई है, सब कुछ हो गया, लेकिन आपको लगता है कि वहाँ पर बच्चों को इस चीज़ की भी तालीम देनी चाहिए? क्योंकि अब तो स्कूलों में और ये यहाँ पर ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो गया कि नहीं जी आपने डांटना नहीं है, मारना नहीं है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल सख्ती हुई हुई है। तो चले मारने के तो हम भी खिलाफ है कि नहीं मारना चाहिए, लेकिन क्या स्कूलों में ये देना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि स्कूलों में देना नहीं, बल्कि ये तो हमारे यहाँ लाजिम मलजूम होना चाहिए कि बुनियादी असूलों में से बुनियादी कवायद में से नहीं कि हमें अखलाक के ऊपर लाजमी जोर है कि अगर आपने पैसा कमाना सिखा दिया, लेकिन उस पैसे के लिए किस तरीके से आप लोगों के साथ पेश आ रहे हैं, आपका रवैया, आपका किरदार, तो याद रखिएगा। मैं एक लफ्ज़ ये कह रहा हूँ कि पेशा कोई भी हो, एक शख्स जो गटर साफ़ करता है पैसा वो भी कमा लेता है, लेकिन अगर आपकी ज़ुबान और आपके अखलाक में बेहतरी नहीं है तो आप कामयाब नहीं हो सकते। तो बिल्कुल ऐसी बात है कि आपके लिए लाजिम है
कि आप अपने तरबियत चाहे मदरसे में हो चाहे स्कूल में हो, ये बुनियादी तौर पर अखलाक के ऊपर काम अच्छा, करना इस चाहिए। चीज़ को हम और भी कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे उसने अखलाक पे, वो चीज़ हमारी बीच में रुक गई थी, मैंने कहा वहीं से कंटिन्यू करते हैं। मोहसिन भाई, अगर हम बात करते हैं आज के जो हमारे बच्चे हैं, ज़ाहिर है क्योंकि अब मीडिया बहुत ईज़िली अवेलेबल हो गया मोबाइल फ़ोन पे, यूट्यूब और सारी चीज़ों पे, तो कुछ ऐसा भी बच्चे कंटेंट देखते हैं कि जहाँ से वो ऐसी चीज़ें सीखते हैं जो नॉर्मल अगर अपनी ज़िंदगी में वो ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए अपने बच्चों के अंदर हुस्न इखलाक पैदा करने के लिए? देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस हमारे लिए एक अनमोल मिसाल कायम कर दी। हुजूर ने फरमाया, इल्म हासिल करो मिनल महदी इलल लहद, यानी कि नबी अलैहिस्सलाम ने जब तरबियत की बात फरमाई तो फरमाया मिनल महदी, यानी कि तरबियत हासिल करो माँ की गोद से कब्र की आगोश तक। अब इससे मुराद ये कि इंसान की इब्तदा माँ की गोद से होती है, तो सबसे पहली तरबियत गाह माँ ही होती है या वालिदैन ही होते हैं कि उन्हें अपने बच्चों के अंदर एटिकेट्स और अखलाक का म्यार ख़ुद कायम करना होता है। जब तक कि वालिदैन नमूना नहीं बनेंगे, आज मिसाल ये है कि बाप खुद बच्चे से कहता है, कोई कह रहा है तो बेटा पापा घर पे नहीं, ये कह देना, तो बच्चा पहला झूठ सीख रहा होता है। माँ जो है वो गिबत कर रही होती है अपने रिश्तेदारों की, तो बच्चा सीख रहा होता है। हम अपने इस्लाफ को उठा कर देखें ना कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत कैसी फरमाई। अगर इमाम हसन हुसैन की बात करते हैं, अगर हम सहाबा कराम की बात करते हैं, तो उन्होंने अपनी औलाद को वो तरबियत सिखाई जो अल्लाह के रसूल से उन्होंने सीखी। मिसाल के तौर पे आप ये मारूफ वाक़या है कि मेरे नबी ने वो अपना पेशन और सीरत दिखाया, तो उम्मत आज बेहतर है ना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, रास्ते में एक बुढ़िया जो है वो अपनी गठरी लेके खड़ी हुई है और वो मदीनातुल मुनव्वरा छोड़ कर जा रही है। तो मेरे नबी ने फरमाया कि अम्मा क्यों जा रही हो? तो उसने जो अल्फाज अदा किए वो ये कि इस शहर में एक जादूगर आ गया है और अगर जो उसके पास आ जाए उसके शहर में मुब्तला हो जाता है और उसकी बात मानना शुरू हो जाता है, तो इसलिए मैं मदीना छोड़कर जा रही हूँ। हुजूर ने ये नहीं पूछा कि वो कौन है और क्या है, तो अभी हुजूर ने फरमाया अच्छा मैं आपका सामान उठा के ले चलता हूँ। तो वो सामान हुजूर का लेके, हुजूर उसका सामान लेके जा रहे हैं और रास्ते में बता रही है कि उस शख्स का फला नाम मोहम्मद है और वो जो है वो नाउज़ुबिल्लाह ऐसा साहिर है, ऐसा जादूगर है कि लोग अपने जैसे कहते हैं अपने काबू में कर लेते हैं। ये सारी बातें वो कर रही है, हुजूर कुछ नहीं कह रहे। जब वो मदीना मुनव्वरा से दूर पहुंच गई और सामान उसके हवाले किया, तो फिर उस बुढ़िया औरत ने कहा कि बेटा तुम नाम तो बता दो, तुम कितने अच्छे हो, उससे तो कितने अच्छे हो। तो हुजूर ने फरमाया मैं वही मोहम्मद हूं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अब जब ये देखा तो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो यही तो पेशन है, ये तो टॉलरेंस है, बर्दाश्त किया कि एक शख्स आपके खामा खिली के बारे में बातें कर रहा है। लेकिन आज हम बच्चों में देखें क्या बर्दाश्त है, अगर उस्ताद ने मार दिया या कुछ कह दिया फ़ौरन माँ बाप आएंगे, हम तुम्हें पैसे देते हैं, हम तुम्हें पढ़ाने ही करते और हैं। ये चीज़ जो है ये बड़ी गलत है, ज़ाहिर है क्योंकि अगर अब बच्चों के पास हर चीज़ का एक्सेस बहुत इजी हो गया, ऊपर से फिर आप लोगों ने ये जो चीज़ कह देते हैं कि जी फलाना ना रोक टोक करे, कोई कुछ ना कहे। अगर अपने बच्चों में आप हुस्न इखलाक नहीं लाएंगे, बर्दाश्त नहीं लाएंगे, तो फिर कौन लाएगा? और फिर हम कहते हैं माशरे में बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो यही रीज़न है। हनी भाई, अगर हम चलते हैं कुछ पुराने शोज़ की जानिब, आज के दौर में हम देखते हैं कि कुछ शोज़ बड़े हिट हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हिट है। लेकिन अगर उन शोज़ की मैं शुरुआत देखता हूँ तो वो आपसे हुई है, जिसमें एक आपका शो आया करता था एक टीवी चैनल पे, लूट मार, जिसे हम कहते थे गेम शो। और वो आप एक बड़ी जगह पे एक ट्रक होता था, उसमें सामान होता था और फिर आप जो है वो इनामात बांटा करते थे। उसके बाद फिर हमें और डिफरेंट गेम शोज़ नज़र आए दूसरे चैनल्स पे दूसरे मेज़बानों के साथ। तो अनी भाई वो चीज़ें आपने कंटिन्यू क्यों नहीं की हैं, जबकि आप तो बहुत ज़बरदस्त करते हैं वो? हाँ देखिए शहरी, असल में हर चीज़ मेरे इख्तियार में तो नहीं है, करना मेरे इख्तियार में, किसी चैनल पे शुरू कर देना मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं उनको प्रपोज़ कर सकता हूँ, अब वो अपनी फिजिबिलिटी देखते हैं, अपने हिसाब से देखते हैं। और बहुत सारे दूसरे भी अवामिल होते हैं, कुछ ग्रुप बंदियाँ होती हैं, तो वो देखते हैं कि नहीं यार अब वो आदमी ये कैपेबल हो उसका या नहीं हो, लेकिन वो उसके ज़रिए करवा रहे होते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन देखिए मैं एक बात पे मेरा डे वन से बिलीव है, वो जब ये कैसा प्रोग्राम शुरू हुआ था ना प्रैंक शो, तो एनटीएम पर बड़ा एक बर्गर लॉबी थी और उनको ये सब चीज़ें समझ में भी नहीं आती थी कि यार ये क्या, क्योंकि वो लोग बेसिकली मार्केटिंग के लोग थे, कंटेंट के लोग थे ही नहीं। उन्हें ये पता था कि यार ये खूबसूरत चेहरे हैं, ये अच्छी अच्छी मॉडल्स हैं,
इनको हमने सेल करना है, मार्केटिंग करनी है। तो वो कहते थे यार कॉमेडी में हम क्या चीज़ सेल करेंगे, उनका तो ये था ना परसेप्शन, और जॉनरा भी नहीं था, जॉनरा भी नहीं था। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा देखें आप करने दें हमें, और अगर ये ना चले तो बंद कर दीजिएगा, दूसरे ही दिन एक दिन देखिएगा सिर्फ, बाकी चीज़ों को तो आप स्पेस देते हैं, इसको आप सिर्फ कॉमेडी को एक दिन दीजिएगा। और फैसल शेरजान साहब होते थे, कहने के अच्छा। मैंने कहा देखें सर, वो कहने के उनको मशवरा दिया किसी ने कि फ़लाँ मॉडल को भी डालें सर। मैंने कहा नहीं, देखिए ये कॉमेडी करने की चीज़ है, खुद ब खुद होती है, ये ज़बरदस्ती करने की, एक्चुअल परफॉर्मर। हाँ, ये वो कोई मॉडलिंग या ये कोई पहलवानी नहीं है कि आप ताकत से कर लेंगे या हुस्न से कर लेंगे, नहीं, ये तो टैलेंट से होगी। तो वो किसी में जुर्रत नहीं थी उनके सामने बोलने की, मैं इसलिए बोल रहा था। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा ये रिजेक्ट कर देंगे, वैसे भी नहीं होना, ये ऐसे भी नहीं होना, तो बोल तो दो कम से कम। उनको मेरी ये जुर्रत अच्छी लगी, कहने लगे अच्छा। मैंने कहा सर मेरा एक बिलीव है, अगर अच्छा स्क्रिप्ट होगा ना, मैं फुटपाथ पे पढ़ना शुरू कर दूंगा उसको, लोग सुनेंगे, आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा हो जाएंगे, सुनेंगे। ये बिलीव आज भी है। आपके सवाल का जवाब कि भाई वो आप क्यों नहीं करते, कुछ चीज़ें मेरे इख्तियार में नहीं हैं, वो चैनल की अपने इख्तियार में होती हैं, वो चाहें तो करवाएं। आज भी मोस्ट वेलकम। कोई चैनल अगर कहेगा कि भाई एक गेम शो करें, सिर्फ यही गेम शो नहीं जो स्टूडियो के अंदर हो रहा है, वॉट दूसरे भी गेम शोज़ हैं, वो भी शुरू हो सकते हैं, करने वाले हों। जब एक शो था मेरा इफ्तार ड्राइव, अगर आप लोगों ने सोशल मीडिया पे देखा, बिल्कुल, वो आप गाड़ी में बिल्कुल, वो जनवन मेरा अपना आइडिया था, और ये आइडिया 28-29 साल पहले जनरेट हुआ था। अली हैदर को मैं लेकर घर से आ रहा था और हम इसकी कैसा की शूट पे जा रहे थे, तो जो मैं बातें उससे कर रहा था ना अली हैदर से, मैंने कहा अली अगर ऐसा हो कि गाड़ी में ही कैमरा लगा दें, रिकॉर्ड हो, कह यार बहुत अच्छा आइडिया है। वो बात आए गई हो गई, फिर हमने उसी तरह का शो अमेरिका से भी देखा इधर। मैंने कहा यार अब मैं करूँगा, लोग बोलेंगे ये तो शायद उनकी कॉपी कर रहे हैं, जबकि मेरा ये मकसद कभी होता ही नहीं। फिर भी मैंने किया। इफ्तार ड्राइव का कॉन्सेप्ट ये था कि इफ्तार असर से लेके मगरिब तक देखा था, बड़ा एक गेस्ट माशाल्लाह ज़बरदस्त मेरे साथ हैं, माशाल्लाह। उसमें मौलाना साहब भी आए थे, इनकी मेहरबानी। और फिर हम बातचीत करते हैं, रमज़ान के मौजू पर बातचीत होती है, और ये डबल मीनिंग हो गया ना, एक तो इफ्तार ड्राइव गाड़ी वाली ड्राइव, एक वो जो इफ्तार ड्राइव करते हैं आप जो बांट रहे होते हैं, फिर हम उतर के इफ्तार भी बांट रहे होते थे। और मगरिब का वक्त हो जाता था, किसी मस्जिद के करीब जाके हम अजान सुनते थे, खजूर पानी से रोज़ा इफ्तार करते थे, दैट्स इट। वो इतना अप्रिशिएट हुआ, सोशल मीडिया पे चला सिर्फ मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हनीफ राजा पर, तो वो इतना अप्रिशिएट हुआ। तो ये वही बात आ गई कि आपका कंटेंट अच्छा होगा ना, तो वो हर वक्त देखा जाएगा। तो अब तो बड़ा ओपन फोरम है, सोशल मीडिया मौजूद है, और हमारे चैनल्स के जो करता धरता हैं वो सब बड़े समझदार अक्लमंद लोग हैं माशाल्लाह। तो वो अगर इस तरफ तवज्जो दें कि यार कौन कौन सा नया कंटेंट आ सकता है, तो बहुत कुछ है लाने के लिए और करने के लिए। बिल्कुल जी। और यहाँ पर ये बात कहना बिल्कुल सही होगा कि बहुत सारे ऐसे शोज़ अभी हैं जो अपने तौर पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी शुरुआत हनीफ भाई ने की थी, और क्योंकि हम हनीफ भाई को टाइम से फॉलो कर रहे हैं, देखते आ रहे हैं, तो ये क्रेडिट इन्हें ज़रूर जाता है। ज़ाहिर है कोई और आता है वो भी अपने तौर पे अच्छा काम कर रहा है, उनके काम की कोई बुराई नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारी शो के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हनीफ भाई ने शुरू किया। हनीफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस नशिस्त में आए और बड़ी खुशी होती है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खुश रखे और आप दूसरों को भी खुश रखें। शहरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपकी बहुत अच्छी ट्रांसमिशन है, इसका बहुत शुक्रिया। और आज न्यूज़ आज नेटवर्क का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बड़ा खूबसूरत शो हम यहाँ से कर चुके हैं, अंदर की बात राजा के साथ, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ उसमें आई, तो आज नेटवर्क के साथ तो वैसे ही मेरा एक प्यार ज़ाहिर है फैमिली वाली बात है। हमारी नशिस्त का वक्त ख़त्म हो गया है, कल इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।